फाइनली भारत में होने वाली जनगणना की तारीख आ गई है। आज आपको यही जानना है कि कैसे होगी, कितना वक्त लगेगा और क्या दबाव में झुकेगी सरकार। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कब और कैसे होगी भारत में नई जनगणना यानी पॉपुलेशन काउंटिंग। दूसरा, क्या जातिगत जनगणना पर झुकेगी सरकार यानी कास्ट बेस्ड सेंसस। तीसरा, साल 2011 के बाद से आखिरकार भारत में ये काउंटिंग, ये जनगणना क्यों नहीं हुई है। चौथा, जनगणना पर क्या कहता है इतिहास, ये भी शॉर्ट में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और पांचवा, आगामी चुनावों पर ये सब कुछ, ये पूरा मुद्दा कितना असर डालेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि कब और कैसे होगी भारत में ये नई जनगणना यानी पॉपुलेशन काउंटिंग। तो देखिए, सरकार ने ले लिया है जनगणना कराने का फैसला। हालांकि हमारे सूत्रों ने बताया है कि जातिगत आंकड़े पर भी हुई है चर्चा, यानी जो विपक्ष मांग कर रहा है, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि भैया कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए, उस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट, आखिरी फैसला नहीं आया है। मैं आपको बता देती हूं, देश में सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना और इसको पूरा होने में कितना वक्त लगेगा, 2 साल का वक्त लग सकता है। और देखिए, अगर 2 साल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो अंतिम आंकड़े 2026 के अंत तक या फिर साल 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं। जनगणना का चक्र भी इस बार बदल सकता है, क्योंकि अब ये जो नई साइकिल है वो 2025 के बाद 2035 में होगी और फिर 45 में होगी, क्योंकि हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। जनगणना इस बार डिजिटल होगी और तो और ऐप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सेल्फ एन्यूमरेशन ऐप का सहारा लिया जाएगा। आपको खुद अपनी डिटेल्स भरनी होगी और ये पहली बार होगा भारत में कि डिजिटल प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। फिर देखिए, पहले चरण में हाउस लिस्टिंग का काम शुरू होगा, यानी आपके घर आके, आपने देखा होगा और कहीं आपने विजुअल्स भी देखे होंगे कि ऐसे घर आके सब कुछ लिखते हैं, आपका नाम, आपके पास कितनी संपत्ति है, वो मैं आगे बताती हूँ। दूसरे चरण में आबादी की गिनती होगी कि आखिरकार भारत में इस वक्त कितने लोग हैं, कितने समाज के लोग हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जो जनगणना होती है उससे क्या क्या पता लगता है। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि राज्य में किस जाति की कितनी आबादी। अगर सरकार साथ में कास्ट बेस्ड सेंसस के आंकड़े भी बताती है तो आपको पता चल जाएगा कि हर राज्य में कितनी जाति है, किसके पास कितनी जमीन है, कितने घर हैं, सरकारी निजी कार्यों में कितनी हिस्सेदारी है, कितनी गवर्नमेंट जॉब्स है, कितनी प्राइवेट जॉब्स में लोग हैं, किस वर्ग में शिक्षा का क्या स्तर है, किस समाज के लोग ज्यादा पढ़े लिख रहे हैं, किस समाज के कितने लोग दूसरे देश में रह रहे हैं और किस समाज के कितने लोग यहाँ रह रहे हैं। फिर तो विधानसभाओं और लोकसभा में भी कितनी सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ये भी पता चलेगा। और देखिए, पूरा ये सेंसस के हिसाब से अभी तक हम जो डेटा यूज कर रहे हैं ना, वो 2011 का कर रहे हैं। अब जो नया आएगा उससे पूरे के पूरे देश में न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाएगी। समाज कल्याण संबंधी नीतियों का आधार ये जनगणना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का आधार ये जनगणना। क्षेत्रों की संख्या 2026 तक बढ़ घट सकती है, यानी परिसीमन, तो उससे पहले पहले ये होनी है। और देखिए, अगर आपको जातिगत जनगणना करनी है, यानी जिस पर विपक्ष दबाव बना रहा है, उसके लिए भैया आपको कानून बदलना पड़ेगा। क्या कानून बदलना पड़ेगा? जातियों की गिनती के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा। यह जनगणना एक्ट 1948 में, अभी तक मैं आपको संविधान के हिसाब से बताऊं तो एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की गणना का प्रावधान था। और अभी तक जो हमें आंकड़े पता हैं वो सिर्फ इन दोनों जातियों के पता हैं, ओबीसीज के नहीं पता है और दूसरी जातियों के नहीं पता है। तो देखिए, अगर हमें ओबीसीज को भी काउंट करना है तो इस एक्ट में बदलाव करना होगा। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट करना पड़ेगा और इससे ओबीसी की लगभग 2600 जातियों के आंकड़े आपके सामने आएंगे। और देखिए, अगर मैं आपको बताती हूं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से क्या आंकड़े हैं, तो देखिए, एससी आबादी कितनी है, 16.6%, एसटी कितनी है, 8.6% थी। और अगर मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली डेटा देती हूं मार्च 2023 के हिसाब से, तो तकरीबन 1270 एससी जातियां हैं और 748 एसटी जातियां हैं। अब जरा आप ये चार्ट भी देख लीजिए कि कैसे 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल आबादी अगर आप देखेंगे तो 121 करोड़ और अभी अप्रॉक्सीमेटली भारत की आबादी कहा जाता है 140 करोड़। तो देखिए, वो जनगणना के बाद ऑफिशियल आंकड़े आपको पता चलेंगे। और देखिए, इधर आपको मेल्स का आंकड़ा दिख रहा होगा, फीमेल्स का दिख रहा होगा। टोटल लिटरेसी रेट 74%, मेल्स 82 और फीमेल 65%। कितनी पॉपुलेशन है डेंसिटी की, तो ये सारा है 2011 की रिपोर्ट। और मैं आपको बता देती हूँ कि भैया आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं जब जनगणना करने वाले, जब सरकारी कर्मचारी आपके पास आते हैं, क्योंकि अभी तक तो पूरा प्रोसेस ऑफलाइन होता आया है, तो वो ये सारे पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल पूछते हैं कि आपका बिल्डिंग नंबर, आपका नाम, आपके घर में कितना, आप मैरिड कपल। और देखिए, तकरीबन ये 35 क्वेश्चन इसमें है और 35 क्वेश्चन इसमें है।
हैं, दो तरीके के चरण होते हैं। सबसे पहला तो हाउस लिस्टिंग होती है पहले चरण में, यानी आपके घर आकर और पूरा उसमें संपत्ति, जायदाद और सबका पता चलता है। फिर दूसरा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में हर एक इंसान के बारे में यानी आबादी की काउंटिंग की जाती है, जनगणना की जाती है। अब दूसरा देखिए कि क्या जातिगत जनगणना पर झुकेगी सरकार। आपको अभी तक तो ये पता होगा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा है वो पूरा विपक्ष का मुद्दा है। राहुल के साथ पूरे विपक्ष ने उठाई आवाज, एनडीए के भीतर से भी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनकी भी आवाजें उठ चुकी हैं और बीजेपी अक्सर इस पे घिरती नजर आती है। और देखिए अगर जातिगत जनगणना हो जाती है ना तो ये विपक्ष की एक बड़ी जीत होगी और बीजेपी के लिए थोड़ा सेटबैक हो सकता है कि भैया वो झुक गई, सरकार जो है विपक्ष की आवाज के आगे, दलितों के आगे झुक गई। और अब ये देरी भी क्यों हो रही है? वो देरी भी इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाता हुआ आया है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर जातिगत जनगणना का ऐलान हो जाए और उसके बाद विपक्ष ऐसा नैरेटिव सेट करे कि देखिए हमने जो आवाज उठाई आपके लिए वो सरकार को करना पड़ा और इससे वोट बैंक अफेक्ट हो सकते हैं। गलत नैरेटिव करा सकता है बीजेपी का नुकसान। और देखिए आज तक एससी एसटी के अलावा आजाद भारत में नहीं हुई है जातिगत जनगणना। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, साल 2011 के बाद से क्यों नहीं हुई है ये जनगणना। तो देखिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, कहानी बता देती हूँ कि वर्ष 1881 से हर 10 साल के बाद होती है गिनती, ठीक है, हर 10 साल में जनगणना होती है। ताज़ा जनगणना 2021 में ही हो जानी चाहिए थी भारत में, लेकिन कोरोना की वजह से ये टल गई। उसके बाद 2011 में आखिरी नॉर्मल जनगणना हुई है जो कि हुई है यूपीए राज में, यानी कांग्रेस की सरकार में। एससी एसटी के अलावा जातिगत जनगणना भी हुई थी, लेकिन आज तक उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। और तो और 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा, एक एफिडेविट सौंपा और उसमें मोदी सरकार ये कहती है कि देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके तो आंकड़े हमने बता दिए, लेकिन जो जातिगत जनगणना हुई थी यानी जो एसईसीसी रिपोर्ट आई थी उसमें कई सारी खामियां थी और क्योंकि खामियां थी तो हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते और इसके आधार पर आरक्षण, नौकरियां या कुछ भी, हम ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और मैं आपको ये बता देती हूं, अगर मैं 1931 की बात करती हूँ जब लास्ट हमारे पास आंकड़े सामने आए थे उसके हिसाब से कुल जातियां कितनी थी? 4000, आप ये देख लीजिए 4000 के लगभग। 2011 में एसईसीसी ने बताई कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो लगभग ये देखिए 46 लाख जातियां हैं। अब सरकार ने कहा इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है, हम कैसे इन आंकड़ों पे, इस डिफरेंस पे कि एक तरफ तो 4000 है और एक तरफ है आपका 46 लाख, तो इस पे हम कैसे बिलीव कर लें। सरकार बोली इन आंकड़ों को हम नहीं मान सकते और इस हिसाब से शिक्षा, नौकरी में आरक्षण नहीं दे सकते। अब जनगणना के दो चरण क्या होते हैं मैं आपको पहले फोटो दिखा चुकी हूँ। 2020 में अगर उन रूल्स के हिसाब से अगर कोविड नहीं आया होता, कोरोना नहीं आया होता, तो 2020 में सारे घरों की गिनती और लिस्ट होनी थी। 2021 में सभी लोगों की गिनती होनी थी, आबादी का इधर काउंटिंग होना था, पॉपुलेशन काउंटिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया उसके कारण देरी हो गई। और तो और अभी एनपीआर भी अपडेट होना है, ये भी नहीं हो पाया है। और ये एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और देखिए अब जो जनगणना होगी वो रिकॉर्ड तोड़ेगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहली बार लोग ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म और 2019 के बाद से 10 बार हम लोग हमारी डेडलाइन क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि जनगणना हो ही नहीं रही है। और आपको पता है जनगणना और परिसीमन का आपस में नाता है, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। तो इसलिए नियम क्या कहता है कि परिसीमन जनगणना के 3 महीने पहले जरूरी है। यानी परिसीमन क्या होता है? डिलिमिटेशन, कि आप जितने भी सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनकी लाइंस को रीडिफाइन करते हो कि भाई कितनी सीटें बढ़ रही है, क्या क्षेत्र आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये पूरा परिसीमन में होता है। लेकिन उसके लिए आपकी आबादी कितनी है आपको जानना जरूरी है। 2015 में मैं आपको और बता दूं कि किन किन सरकारों ने कोशिश की। 2015 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना की, लेकिन आज तक उन आंकड़ों को भी पब्लिक नहीं किया गया। 2023 में बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट देने वाला पहला राज्य बन गया, यानी नीतीश कुमार की सरकार ने पहला राज्य बना है ये। मैं आपको बता दूं बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ गई है अक्टूबर 2023 में और ऑफलाइन और ऑनलाइन पूरा प्रोसेस हुआ था। सभी को दी गई थी 215 कैटेगरी जिसमें से आपको अपनी जाति चुननी थी। और अगर उस रिपोर्ट की बात करती हूं तो बिहार में अभी कितनी आबादी है, किस हिसाब से है? अति पिछड़ा है 36%, पिछड़ा है 27%, अनुसूचित जाति है 19%, अनुसूचित जनजाति है 1% और सामान्य वर्ग है 15%। आगे देखिए चौथा, जनगणना पर क्या कहता है इतिहास। एक बार फिर से छोटी सी कहानी के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि देखिए पहले अंग्रेज करवाते थे ये जातिगत जनगणना, फिर आजाद भारत में ये प्रोसेस बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि देखिए 1818 में देश में पहली बार जनगणना होती है, इसमें जातियों की भी गिनती होती थी, लेकिन 1931 तक, 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1941 में
ये जातिगत जनगणना हुई तो सही, लेकिन आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया। और मैं आपको बता दूं, आजाद भारत में जातिगत जनगणना कराना बंद कर दिया, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त जो लोग बैठक में थे, नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आजाद, इन सब ने ये डिसाइड किया अगर जातिगत जनगणना करवाते हैं, उसके आंकड़े देते हैं, तो ये देश को बांटने वाला काम होगा। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई, सभी जातियों के बजाय सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी की गिनती हुई, क्योंकि आपको पता है संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है, और उस हिसाब से एससी और एसटी को आरक्षण की जो संवैधानिक बाध्यता थी उसके लिए जनगणना करानी पड़ी सिर्फ 2 जातियों की। और आज तक ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठता रहता है और आगे भी उठता रहेगा। 5वां देखिए कि आगामी चुनावों पर इसका कितना असर हो सकता है। देखिए, अगर जातिगत जनगणना हुई तो विपक्ष को फायदा होगा, ये मैं शो की शुरुआत में बता चुकी हूँ। लगेगा कि विपक्ष के आगे फिर झुक गई सरकार। दलित वोट बैंक जो ऑलरेडी एनडीए से दूर जा रहा है और इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के पास जा रहा है, आपको पता है इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल कितने हैं, तो पूरा का पूरा फायदा इधर जातिगत जनगणना का विपक्ष को होने वाला है। आरक्षण मुद्दे पर बार बार बीजेपी घिर जाती है, चाहे फिर वो लेटरल एंट्री वापस लेना हो, चाहे ये 69,000 जो भर्ती यूपी वाला मामला था पूरा शो करके बताया था, चाहे उसमें अपनी गलती मान लेना हो, चाहे कोटे पे पूरे देश में प्रदर्शन हो, भारत बंद हो, हर किसी पे ये जो मुद्दा है ना आरक्षण का, वो बीजेपी को हमेशा घेर लेता है। और तो और विपक्ष ने एक नया एजेंडा भी अभी चला दिया है कि जब से 4 जून की सरकार बनी है, इधर सरकार को, जो गठबंधन सरकार है, उनको कितनी बार यू टर्न लेना पड़ा है, कितनी बार विपक्ष के सामने झुकना पड़ा है। और देखिए बीजेपी की स्थिति बताती हूं कि क्यों जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, क्योंकि अगर मंडल 2 की तरह स्थिति उत्पन्न कर सकती है, मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी की पूरी जातिगत जनगणना है, बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक बिखर सकता है। ये जितने भी जनरल या अगड़ा जाति के लोग हैं वो बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि जाति जनगणना विपक्ष का मुद्दा है, इंडिया अलायंस में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, और बीजेपी ऑलरेडी बता चुकी है कि जातिगत जनगणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस करवाना इधर देश को बांटने वाली नीति है, पिछड़े वर्ग का। अगर मैं आपको बताऊं, चुनावी हिसाब से 4 से 5% भी वोट बैंक यानी मतदाता इधर से उधर हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है किसी भी राज्य में और पूरे देश की सत्ता में। आखिरी जातिवार जनसंख्या 1931 में हुई थी, तब देश में 52% आबादी ओबीसी की थी, तो सोचिए इस वक्त कितनी होगी। 80 के दशक में कई क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ था। आपको पता है मंडल कमीशन जब बनी थी, आरक्षण दिए जाने को लेकर सब ने, जितनी भी ये आरजेडी हो गई, आपकी जेडीयू हो गई, आपकी ये बीएसपी हो गई, आपकी अखिलेश यादव की सपा हो गई, ये सब क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ था। कब? 80 के दशक में आरक्षण दिए जाने को लेकर इन्होंने अभियान चलाया था। मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? यूपी में बसपा नेता कांशीराम ने की थी, और 1979 में मंडल कमीशन का गठन हुआ था और क्षेत्रीय पार्टियों की पावर पता चली थी। ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी मंडल कमीशन ने। 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम यादव ने कांग्रेस पर दबाव बनाया था। 2011 में यूपीए का दबाव बनाया कांग्रेस पे, मनमोहन सरकार पे, तो मनमोहन सरकार मान गई। 2011 में यूपीए का SECC कराने का फैसला लिया गया, यानी जातिगत जनगणना। और बजट कितना दिया गया? 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन आज तक इसके आंकड़े पब्लिक नहीं किए गए हैं। पब्लिक करने से पहले, और क्यों, अब अच्छा सवाल आएगा कि क्यों नहीं किए गए हैं, तो 2013 में ये रिपोर्ट आती है, 2014 में मोदी सरकार आ जाती है, तो इतने में तो यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार उसको पब्लिक करने जाती, सत्ता पलट गई, मोदी सरकार आ गई। पब्लिक करने से पहले सत्ता बदली और उसके बाद मोदी सरकार आ गई। 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वादा भी किया था कि हम लोग ये जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट है सबके सामने लेकर आएंगे, लेकिन 2016 में जातियों को छोड़कर SECC का बाकी डेटा पब्लिक कर देते हैं। यानी मोदी सरकार में जो मेन सेंसस का डेटा था वो तो पब्लिक हो जाता है, लेकिन जातिगत जनगणना वाला जो डेटा था वो पब्लिक नहीं हुआ। और इसके पीछे मोदी सरकार का यही लॉजिक था कि देखिए संपूर्ण डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है, ये केंद्र का कहना था, और इसलिए हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते। अब देखिए पूरी मैंने आपको राजनीति, आंकड़े सब बता दिए हैं, अब बस इसी का इंतजार है कि सच में ये हो जाती है कि नहीं हो जाती है। होगी तब क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, नहीं होगी तब क्या होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। अब आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का?
या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।